नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। करण चाचा के 11 सितंबर G20 का कल समापन और 11 सितंबर को बहुत सारे कमेंट्स आते हैं G20 के ऊपर। आइए देखते हैं कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा और हम उसमें से क्या निकाल सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। और आज आप इस अवतार में हमें देख रहे हैं। आज एक जगह पे हैं हम, जहाँ की हो सकता है आपसे फोटो कभी शेयर करेंगे। सो दिस इज मणिपुर वेयर आई एम राइट नाउ, but I wanted to just have this session. As you know that this session would be happening every day as long as we are having that maybe consistency, I think. तो होना तो है सेशन, और कब होता है कैसे होता है बस इस पे कई बार दुविधा आती है। पर ठीक है, आपके सामने सेशन आज आएगा इसी प्रकार से, और जरूर देखिएगा। और ये जो सामने फोटोग्राफ्स देख रहे हैं आप, इसको जरूर फॉलो करिएगा। ये आप ही की फोटोग्राफ्स हैं कल की बस। अभी 50% ऑफ का एक आया हुआ है, तो CMC कोड पर यू कैन गेट 50% ऑफ ऑफ। आपके पास आरंभ बैच है 1 साल का, फाउंडेशन बैच है 2 साल के, आप इनमें से कोई भी चुन सकते हैं। एंड दिस 50% ऑफ इज अ लिमिटेड पीरियड ऑफर। तो आप जैसे ही CMC कोड डालेंगे, आप देखेंगे अप टू 50% ऑफ आपको मिल जाएगा। तो आपको लगता है कि मुझे लेना है सब्सक्रिप्शन, तो आगे बढ़कर आप ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, हमारे बैच जैसे ये तो चालू हो चुके हैं। CMC कोड पर आप यहाँ भी लाभ ले सकते थे। 5 सितंबर से हमारे कुछ बैचेस ऑलरेडी चालू हो चुके हैं, वेर यू कैन ट्राई टू टेक द बेनिफिट्स ऑल्सो। मंडे टू सैटरडे बैचेस होते हैं और सितंबर 5 ऑनवर्ड से चल भी रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, अल्ट्रा कॉम्बैट हो रहा है 24 सितंबर को 11 बजे। अभी आपने 11 को दिया था, मतलब कल दिया था, सॉरी 10 को आपने दिया था कॉम्बैट। अभी 24 को हो रहा है अल्ट्रा कॉम्बैट 11 बजे। बहुत कुछ है जीतने को। 10 करोड़ प्लस ऑफ रिवॉर्ड्स दैट कैन बी गिवन। 100% स्कॉलरशिप दी जा सकती है। फ्री प्रीपेड रिचार्ज ऑन योर मोबाइल वर्थ ₹3000। लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन विन हियर। तो जरूर रजिस्टर कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहां पे रजिस्टर कर लीजिए। CMC कोड याद रखिएगा, उसको जरूर दे दीजिएगा। आइए, आप सभी का स्वागत है। कहा जाता है उदय सविता रक्तः रक्तः अस्तमय तथा संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। मतलब आपको विपत्ति आए, आपको बड़ी खुशी आए, अगर आप एक जैसा बिहेव करते हैं तो आप बहुत ही ज्यादा एक बेहतरीन इंसान है। आइए चालू करते हैं आज का सेशन। देखिए बड़ा ही दुखद है, आपको कल हमने बताया था। अब देखिए ये टॉल बढ़ता ही जा रहा है। दिस टॉल हैज गॉन टू अराउंड 2100 प्लस, ये बढ़ता ही जा रहा है। तो हमारे जियो फिजिकल फिनोमेना में कुछ चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। द जियो फिजिकल फिनोमेना, इसका एक थीम हम लोगों ने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो प्लीज इसको भी ध्यान में रखिएगा। एक चीज आपको हम यहाँ पे बस थोड़ा बताना चाहेंगे। अंडर द जियो फिजिकल फिनोमेना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड अर्थक्वेक एज एन इवेंट दैट इज because of plate tectonics एंड अदर फैक्टर्स ऑल्सो। बट प्लेट टेक्टोनिक्स भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसने प्रूव किया कि अर्थक्वेक कहाँ पे आएगा, कैसे आएगा। अगर आप अफ्रीका की बात कर रहे हैं, इस एरिया की बात अगर आप करते हैं, तो यहाँ पे इस एरिया में जहां पे इस समय अर्थक्वेक आया हुआ दिख रहा है, यहाँ पे कहा जाता है कि आपका ये प्लेट आपके अफ्रीकन प्लेट है, ये आपकी यूरेशियन प्लेट है। और इन दोनों के कन्वर्जेंस के कारण यहाँ पे एक माउंटेन चेन बना हुआ है जिसका नाम है एटलस माउंटेन। एटलस माउंटेन्स बने हुए हैं। अब ये एटलस माउंटेन्स के हाई, अगर यहाँ पे देखेंगे तो आप 6.8 तीव्रता का एक आया था आपका अर्थक्वेक, जिसने अभी तक 2100 जान ले ली। ये मोरक्को की एरिया है, दिस इज योर मोरक्को, जिसकी कैपिटल है राबत। तो जहां पे कन्वर्जेंस हो रहा है वहां पे आपके अर्थक्वेक आने की गुंजाइश तो बहुत ज्यादा होती है। सो वेर एवर द कन्वर्जेंस इज हैपनिंग, ऐसा नहीं है कि डाइवर्जेंस जहां होता है वहां अर्थक्वेक नहीं आते, वहां भी अर्थक्वेक आते हैं। पर ये बहुत रेगुलर होते हैं, ये आते ही रहते हैं झटके। जैसे अगर कोई चीज डाइवर्ज कर रही है तो यहाँ पे रेगुलर कुछ झटके आते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक रिज सिस्टम बनता रहता है। रिज सिस्टम बनता रहता है, जैसे आपका अटलांटिक ओशन में रिज सिस्टम है। तो कन्वर्जेंस में तो क्या हो रहा है कि कहीं पे बहुत ज्यादा चीजें अंदर की तरफ चली जाती है, जैसे अंदर चली गई प्लेट अगर इसके, तो कन्वर्जेंस अगर हो रहा है तो यहाँ पे पूरी चीजों में तहलका मच जाता है। इसीलिए यहाँ पे जो भी चीजें होती हैं आपकी, वो बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हो जाती हैं। तो कन्वर्जेंस में क्या हो रहा है कि एक ऐसा पॉइंट है जिसको कहा जाता है बेनियोफ जोन। बेनियोफ जोन, दिस बेनियोफ जोन इज द प्लेस वेयर वॉट एवर क्रस्ट इज ट्राइंग टू गो इनसाइड, इट ऑल मेल्ट्स अवे, एंड एज इट मेल्ट्स लॉट ऑफ pressure is being shed there, and some tremors are there which reaches up to the earth surface और आपका बनाता है earthquake। अब नीचे कमेंट करके बताइएगा कि earthquake के फोकस और एपिसेंटर में क्या फर्क होता है। फोकस और एपिसेंटर में क्या फर्क होता है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। बड़ा इजी क्वेश्चन है जो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। 2100 से ज्यादा लोग अभी तक मर चुके हैं।
दूसरा टॉपिक है जेनेटिक इंजीनियरिंग गिव्स मॉस्किटो कंट्रोल एंड अपग्रेड। सी आई वांट यू टू राइट डाउन दिस इनटू साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला थिंग। और बहुत ही आसान चीज है, इसमें कुछ नया हम लोग को नहीं पढ़ना है। आपको बता दें, देखिए कुछ नॉर्मल चीजें हैं कि अर्बनाइजेशन से मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस बढ़ रहे हैं। मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस आर राइजिंग बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन एंड अदर इफेक्ट्स। जैसे आप अगर फॉरेस्ट की एरिया में इंक्रोच कर रहे हैं, encroachment of the land, hence your zoonotic diseases, hence your mosquitoes, actually they are on a rise। तो अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कुछ मॉस्किटोज का तो पूरा ही जीनोम सीक्वेंसिंग पढ़ रखे हैं। हम लोगों ने पूरा ही जीनोम सीक्वेंसिंग पढ़ रखा है कुछ मॉस्किटो का। अब इससे फायदा क्या समझिएगा। सो अपार्ट फ्रॉम मलेरिया विच क्लेम्स द लाइव्स ऑफ ओवर 500,000 पीपल एवरी ईयर and infects close to 250 million mosquitoes, serve as vectors for various other diseases जैसे डेंगी हो गया, आपका फिलारिसिस हो गया, येलो फीवर हो गया। अब यहाँ पे इंसेक्ट्स के साथ हमारा रिश्ता बड़ा ही पेचीदा सा है। अब अगर हम इसका पूरा जेनोम समझ चुके हैं, तो जेनोम समझने के बाद हम उसमें कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग कर सकते हैं जिससे कि उसके पॉपुलेशन का ग्रोथ कम हो जाए या ना। सो वी हैव ऑलरेडी डन दिस, वी हैव डन दिस। हम जेनेटिक मैनिपुलेशन इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हम उनका पूरा जीनोम पढ़ लिए हैं, और अब हम चाहते हैं कि वो आपका रिप्रोडक्शन जब करें, मान लीजिए एम और M1 M2 रिप्रोडक्शन करने जैसे ही पहुंचते हैं, यहाँ पे जेनेटिक मॉडिफिकेशन M1 में अगर हमने कर रखा है तो M2 भी आपका कुछ नहीं कर पाता है और M1 भी नहीं कर पाता, और कई बार तो इनमें डेथ भी हो जाती है। So this is already we are doing this। और gene drive technology, so कहते हैं it is a genetic driven technology, the gene drive technology that we are following here। और इससे कुछ लोग कहते हैं कि पॉजिटिव ये है कि आप अपनी चीजों पे लगाम लगा रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू सेव द मॉस्किटोज पॉपुलेशन, ये आपका ठीक एक पॉजिटिव दिखता है। बहुत सारे डिजीजेस का बर्डन इसमें कम होता भी दिखता है, जैसे मलेरिया, डेंगू का। पर निगेटिव कुछ लोग का कहना है कि हमें नहीं पता है कि आप आज जो जेनेटिक मैनिपुलेशन कर रहे हैं वो कल किस प्रकार से हमें दिखने वाला है, किसमें दिखने वाला है, हमें नहीं पता। अगर ये आपके आके काटने भी लगा है आजकल, तो क्या इसमें चेंज होने वाला है, हमें नहीं पता है। सो दे आर जस्ट ट्राइंग टू प्रूव इट दैट यस टुडे आज रुक तो रहा है, पर आगे कल से क्या होगा हमें नहीं पता है। मेजर वन इज दिस एंडेवर इज जीन ड्राइव टेक्नोलॉजी whose end result is for mosquitoes to selectively inherit some genes rather than inheritance to follow the rules of Mendelian genetics। तो जेनेटिक्स हम लोग जब ऑल्टर कर देते हैं तो आगे तक अब एक ही जीन चलती है जो शायद डिजीज बॉर्न नहीं कर पाएगी, डिजीज के कैरियर ये लोग नहीं बन पाएंगे, और अगर ये लोग कैरियर नहीं बन पाएंगे तो बहुत सारी जानें बच जाएंगी। तो बहुत बड़ा एक अचीवमेंट भी है, पर डर इस बात का है कि जेनेटिक मैनिपुलेशन में हमें नहीं पता है कि क्या आगे चेंज हो। तीसरा तीसरा हमारा गवर्नेंस का पार्ट है। आप लोग अपना थीम निकालिए गवर्नेंस का, बड़ा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो एप्पल कंट्री का मतलब आप समझ चुके होंगे, हिमाचल प्रदेश, जबरदस्त वहां के सेब हैं। और हिमाचल प्रदेश अब चालू करने जा रहा है हेम्प, या बोला जाए तो कैनबीज का कल्टीवेशन। ऑलरेडी उत्तराखंड इज द फर्स्ट स्टेट दैट हैज ऑलरेडी डन इट। उत्तराखंड में पहले से ही होने लगा है, हिमाचल प्रदेश अब उसको करने जा रहा है। देखिए बहुत दिन से डिमांड आ रही थी फार्मर्स की कि हमारे पास जमीन उस प्रकार की है जहां पे हम ये कर सकते हैं, तो हमें अलाउ क्यों नहीं करते हो। इससे हमारा रेवेन्यू भी आएगा, हम रेवेन्यू भी कमा सकते हैं, हम लैंड को थोड़ा डाइवर्सिफाई भी कर पाएंगे। तो ये काफी डिमांड्स आ रही थी, और फाइनली जाके अब हिमाचल प्रदेश इसको चालू करने वाला है। हालांकि जो दिक्कत है वो हम आपको पहले बता दें, हमारे पास एक एनडीपीएस एक्ट है। एनडीपीएस एक्ट है हमारे पास, जिसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है, ये है आपका नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट ऑफ 1985, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है it imposes a ban on extracting the resin and flowers from the plant, but the law determines the method and extent of its cultivation for medicinal and scientific purposes। मतलब लॉ डिफाइन करेगा कि किस हद तक कल्टीवेशन किया जा सकता है फॉर मेडिसिनल एंड साइंटिफिक पर्पसेस। एक पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट क्या है, इसका एक सेक्शन है, ये नंबर याद नहीं रखना है पर सेक्शन याद रखना है, that empowers the states, मतलब state governments, to make rules regarding the cultivation of cannabis plant, production, possession, transport, consumption, etc। मतलब ये सबका आपका कैनबीस के ऊपर आपका राज्य सरकार को रूल बनाने का पूरा अधिकार दिया गया हुआ है। नाउ द स्टेट्स आर एम्पावर्ड टू परमिट
by general or special order the cultivation of hemp only for obtaining fiber और seeds और for horticultural purposes। तो स्टेट्स के अंतर्गत जितना उसको पावर दिया गया है उसको देखते हुए कुछ पर्पस के लिए अब शायद आपके हेम्प या कैनबीज को अलाउ कर दिया जाएगा। तो सबसे बड़ा यहाँ पे यही है कि ये इनेबलिंग प्रोविजन ऑलरेडी था एनडीपीएस एक्ट में, जहां स्टेट को एम्पावर किया गया था कि दे कैन ट्राई टू पुट इन योर कैनबीज प्लांट प्रोडक्शन पोजेशन एक्सेट्रा एवरीथिंग by law they can make rules on it, and this is what is being done by Himachal Pradesh now. Uttarakhand has already done it। तो हिमाचल प्रदेश के फार्मर्स को लग रहा था कि वी वांट टू अर्न मोर मनी एंड दिस इज बीइंग नाउ बीइंग प्लान। तो हिमाचल प्रदेश के लिए ये किया जा रहा है। तो ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें हो सकती है। एक डर भी ये दिखता है, पॉजिटिव तो हमें दिखा, पर नेगेटिव हमें ये दिखता है कि वी डोंट अंडरस्टैंड इफ द यूथ देयर or illegal things that starts there, the smuggling starts there, how would we go about controlling these things। तो हमें इस पे भी नजर रखनी पड़ेगी कि सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल implications of drug abuse of addiction has to also be fought here। यहाँ पे उससे भी हमें फाइट करना है। तो कैसे होने वाला है ये देखना चाहिए हमें, समझ रहे हैं? ये हमें देखना चाहिए। और आपको एक बहुत चीज बता दें, अप्रोक्सीमेटली 95% ड्रग एडिक्ट्स इन हिमाचल प्रदेश आर यूजिंग कैनबीज एंड इट्स बाई प्रोडक्ट्स। तो ऐसी जगह पर जहां पे 95% ड्रग एडिक्ट्स खुद ही कैनबीज का यूज करते हैं, वहां पे अगर हम इसको लीगलाइज करने की बात कर रहे हैं तो कहां हद तक या किस हद तक हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे, ये हमें देखना बहुत जरूरी है। आई पुट दिस इनटू गवर्नेंस बिकॉज ये दोनों वे से आएगा। एक तरफ से सरकार भी कुछ करना चाह रही है लोगों के लिए, पर लोगों के मन में भी और लोगों के प्रति भी उनके बीच में एक ऐसी भावना भी होनी चाहिए कि इसका गलत इस्तेमाल ना हो। हालांकि अगर आप रेवेन्यू के बारे में देखें तो बिल्कुल रेवेन्यू भी बढ़ेगा, लोगों की चीजें और बढ़ेंगी यहाँ पे। अगला देखते हैं, एज G20 प्लान्स टू एक्सप्लोर क्रिप्टो रेगुलेशन इंडिया में वेट टू फर्म अप डोमेस्टिक लॉज। देखिए, अब स्वाभाविक सी बात है, इसको भी हम गवर्नेंस के तहत ही लिखना चाहेंगे। आई वुड लाइक टू पुट इट अंडर गवर्नेंस ओनली फॉर द टाइम बीइंग। और इसलिए हम गवर्नेंस का इसमें बात करते हुए आपको दिख रहे हैं क्योंकि आपको बता दें, आरबीआई ने स्टार्टिंग में बोला था कि वी मस्ट आउटलॉ और वी मस्ट पुट एन आउटराइट बैन ऑन द क्रिप्टो करेंसी। ये साफ साफ इन्होंने बोला था, क्रिप्टो करेंसी को साफ साफ हम लोग को बैन कर देना चाहिए, आरबीआई ने ये बात बोली थी। पर स्वाभाविक सी बात है, अगर आरबीआई ने ऐसा बोला है तो कुछ सोच के बोला था, परंतु गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने ये देखा कि क्रिप्टो करेंसी को बजाय कि आप आउट बैन करिए, आउटराइट बैन करिए, यू कैन ट्राई टू रेगुलेट इट। और इसीलिए अब भारत सरकार ने, आपको पता भी होगा, इस बजट में एक अच्छा खासा टैक्सेशन लेके आ गए ऑन दिस क्रिप्टो करेंसी। और अभी और भी धीरे धीरे लॉज आएंगे कि इसको कैसे रेगुलेट करना है। सो ऑल दीज थिंग्स आर ऑलरेडी गोइंग ऑन। बट आई मस्ट टेल यू, G20 के बीच में काफी अच्छा डिस्कशन हुआ है कि इसको कैसे रेगुलेट करना है। और पूरी दुनिया में जब इसको रेगुलेशन करने की बात चल रही है, तो भारत में भी अभी बात चलेगी कि हम कैसे अपने डोमेस्टिक लॉ को यहां तक ला सकते हैं। इसके बीच में हम आपको एक चीज जरूर बताना चाहेंगे। So the G20 leaders declaration has endorsed the Financial Stability Board recommendation। अब ये क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट, हम आपको बताते हैं। इन्होंने इंडोर्स किया है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के रिकमेंडेशन को टू रेगुलेट एंड सुपरवाइज द क्रिप्टो एसेट्स एक्टिविटीज। इट वेलकम द सिंथेसिस It welcomed a synthesis paper from the International Monetary Fund and the FSB, which includes a roadmap for a coordinated regulatory framework। तो स्वाभाविक सी बात है कि मतलब कुछ हम लोग रिकमेंडेशंस देख रहे हैं आईएमएफ का और एफएसबी का। हम आपको एफएसबी के बारे में बताना चाहेंगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड एक इंटरनेशनल बॉडी है, बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जो मॉनिटर करती है और रिकमेंडेशंस देती रहती है कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम कैसा चल रहा है। इसको बनाया गया था 2009 के G20 समिट जो कि लंदन में हुआ था, इसको वहां बनाया गया था। अब इसका मैंडेट क्या समझिएगा, याद रखिएगा 2009 में बनाई जाती है, 2009 इट वाज मेड एंड इट वाज टू कोऑर्डिनेट एट द इंटरनेशनल लेवल द वर्क ऑफ नेशनल फाइनेंशियल अथॉरिटीज एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज, ताकि सबका एक समन्वय बन सके। सारे अलग अलग बैंक है, सारे अलग अलग अपने ऑर्गेनाइजेशंस को चला रहे हैं, पर हम कैसे एक इफेक्टिव चीज लेके आए, कॉमन चीज लेके आए, ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड का काम था, ताकि हमारा फाइनेंशियल सिस्टम स्ट्रेंथन हो सके, इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स एक्सेट्रा। इसका हेडक्वार्टर अगर आप देखेंगे तो बेजल स्विट्जरलैंड में है एंड इट इंक्लूड्स ऑल G20 मेजर इकोनॉमीज। अब तो आपको पता होगा कि G20 G21 हो गया, तो वो भी अब इसमें जुड़ जाएंगे। सो दिस इज व्हाट इज बीइंग डन। इन सब के वो जो मेंबर्स इंस्टीट्यूशन से जो कि फाइनेंशियल की चीजों की बात करते हैं, वो सब इसमें इंक्लूडेड है।
तो आपको बस इतना याद रखना है कि इंटरनेशनल बॉडी है, 2009 में बनाई गई थी लंदन समिट में। और आपको यहाँ पे ये भी बता दें कि इसका रिकमेंडेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको वर्ल्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखनी है तो G20 में जहां ये सब अपनी बातें कर रहे हैं, भारत को भी अपना एक लॉ लेके आना चाहिए क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, और उम्मीद है कि हमें अगले साल तक इसके ऊपर कुछ ना कुछ जरूर आएगा। टेंशंस ओवर खालिस्तानी वायलेंस, फॉरेन इंटरफेरेंस मार्क ट्रूडो मोदी मीटिंग। आपको ये पता होगा कि कनाडा के जो ये आपके प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, इनके प्लेन खराब हो गया था तो कुछ मौका और मिल गया इनसे बात करने का। खैर उन सब के बीच में हमें ज्यादा नहीं समझना है। इंडिया कनाडा के रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, इंडिया कनाडा रिलेशनशिप वैसे बहुत अच्छा हो सकता था, पर हमारे बीच में जो इरिटेंट्स हैं, वो सबसे बड़ा इरिटेंट है हमारे पास, जो इनके यहाँ पे कुछ ग्रुप हैं जो कि या खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं। वो बार-बार गलत तरीके से आवाज उठाते हैं खालिस्तानी सपोर्टर्स, और इसलिए हमारा रिश्ता बड़ा नीचे गिर जाता है। दूसरा रिश्ता हमारा इसलिए नीचे गिर जाता है कि कनाडा कई बार भारत के लिए बोलता है कि हमारे यहाँ फ्रीडम नहीं है। वो हमें बताता है कि हमारे यहाँ फ्रीडम नहीं है। ये कनाडा इंडिया को बता रहा है, जो कि बड़ा ही दुखदाई लगता है और बड़ा ही टेंशन वाला मामला लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है जिस देश में अभी सारे लोग आके जा चुके हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ कोई भी ऐसी राइट हो, सारा कुछ तो हमारे अवेलेबल है, हमसे सीख सीख के तो दुनिया बना रही है। पर इनका कहना है कि शायद हमारे यहाँ थोड़ी कम है, इसीलिए हम लोगों के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी मधुर नहीं हो पाते हैं। अगर इन चीज़ों को हम हटा दें तो शायद हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएँ। हम आपको बताना चाहेंगे कि सिख मिलिटेंसी या फिर खालिस्तानी का जो आवाज़ है, भारत में तो दब चुका है, पर कनाडा में बहुत ज़्यादा है। ऐसा हुआ क्यों, बता दें आपको। So the Indian diaspora there, they make up less than 1% of Canada's total population. And actually, they are not there in India trying to talk about things, but they are there living there in Canada. And from there, they are funding a lot of movements in India as the Khalistan movement. और आपको ये भी बता दें कि सिख डायस्पोरा दे कमांड रीजनेबल इन्फ्लुएंस इन कनाडाज फेडरल पॉलिटिक्स। तो वहां के पॉलिटिक्स में भी वो काफी एक्टिव है, और इसीलिए कई बार क्या होता है कि वहां के जब संसद में लोग बैठते हैं तो भारत के ऊपर कमेंट करते हैं जो कि अनवारंटेड रहता है फॉर इंडिया। सो दिस मस्ट नॉट बी डन, बिकॉज इफ इट इज बीइंग डन, इंडिया के आप इंटरफेयर कर रहे हैं अपने इंटरनल इश्यूज में, विच शुड नॉट बी डन बाय एनी कंट्री फॉर एनी कंट्री। ये बात कनाडा को बहुत अच्छे से समझनी होगी, और जितना बेहतर है वो समझ जाएगा उतना बेहतर ही हमारे रिश्ते भी होंगे। हमारे बीच में अभी ट्रेड की भी एक डील साइन होने वाली है। अब देखिए सब अब अगले चुनाव के बाद ही होना है, पर ट्रेड डील भी एक साइन होनी है हमारे बीच में। अगर इन सब से हमें फायदा मिलता है, कनाडा कैन बी अ ग्रेट ग्रेट फ्रेंड टू इंडिया। ओनली थिंग इज कि हमें एक तो मिलिटेंसी पे वहां रोक लगाना होगा, जो कि वहां से उकसाते हैं यहाँ के लोगों को। वहां ग्रेफिटी बना रहे अगेंस्ट इंडिया, दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग। वहां पे हमारे मंदिरों को और गुरुद्वारों को वैंडलाइज किया जा रहा है, वो बहुत गलत बात है। और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने साफ इसके सख्त एकदम साफ बोला कि आप अगर ये प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हो तो हम भी फिर आपकी प्रोटेक्शन जगहों से हटा लेंगे। पर तब से चीजें थोड़ी नॉर्मल है, पर हाँ एक ड्रॉप डाउन तो आ ही जाता है रिश्तों में, जो वहां पे आता हुआ हम लोग को दिखा था। जापान कीन टू डीपन डिफेंस टाइज विद इंडिया। देखिए इंडिया जापान का एक पूरा थीम है आपके पास, इंडिया जापान का एक थीम है। देखिए अगर जापान की अगर आप बात करते हैं तो जापान ने अपना डिफेंस बहुत दूसरों के हाथ में रखा था। दे हैव एक्चुअली टोन डाउन देयर ओन डिफेंस सिस्टम। पिछले 5 साल में अगर आप देखेंगे तो शायद ये अपने वापस से डिफेंस सिस्टम को रिवाइव करने की बात कर रहे हैं, और कुछ लोग इससे भी वहां परेशान है। शिंजो अबे को गोली भी मार दी गई थी इन्हीं कारणों से, क्योंकि वो काफी चीजों में एक्टिव रहते थे कि हमें खुद का अपना एक डिफेंस स्ट्रैटेजी होना चाहिए। वी नाउ हैव टू रिवाइव आवर डिफेंस स्ट्रैटेजी, दिस वाज द आइडिया ऑफ योर जापान, एंड सिंस 5 इयर्स इट हैज बीन गोइंग। और होना भी चाहिए, क्योंकि जहां पे चाइना अग्रेसिव हो, जहां पे आपको फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी बनानी है, वहां पे आपको खुद का अपना डिफेंस अच्छा रखना होगा। और नॉर्थ कोरिया दिन पे दिन मिसाइल लॉन्च करता जा रहा है, वो पता नहीं कैसी लॉन्च कर रहा है, पर मिसाइल तो लॉन्च करता दिखता है, पटाखे छोड़ता हुआ दिखता है। तो नॉर्थ कोरिया का एक फैक्टर है, चाइना का एक फैक्टर है, और हमें मेन जो चाहिए FOIP, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। इन सब के लिए जापान एक बहुत इंस्ट्रूमेंटल प्लेयर है, और उसको खुद का अपना डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत रखना होगा।
इस दौरान हम आपको बता दें कि भारत और जापान के बीच में डिफेंस सिक्योरिटी पार्टनरशिप बहुत अच्छी रही है और अच्छी हो जाएगी। जैसे हमारे बीच में कुछ ऑलरेडी एक्सरसाइजेस होते हैं, धर्म गार्डियन होता है, मालाबार होता है। अब चूंकि क्वाड के मेंबर हैं इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस, तो इनके बीच में भी मालाबार एक्सरसाइज इस बार हुई और इसमें सारे लोग पार्ट लिए हैं। वेलकमिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ जापान फॉर द फर्स्ट टाइम इन द एक्सरसाइज मिलान। तो मिलान एक्सरसाइज है, थर्म गार्डियन है, मालाबार है, जिससे हमें साफ दिख रहा है कि भारत और जापान के जो संबंध है वो अच्छे खासे डिफेंस में भी हैं। ट्राई सर्विस exchanges between Japan and India have been institutionalized, completing the triad. Coast Guard have had regular annual exchanges since 2006, including Japan-India Vision 2025 Special Strategic and Global Partnership, working together for peace and prosperity of the Indo-Pacific. तो मेन है जो हमारे मुद्दे हैं वो क्या है? इंडो पैसिफिक, नॉर्थ कोरिया और चाइना, इन तीनों को कंट्रोल करने के लिए हम लोग को जापान को डिफेंस के मामले में बहुत अच्छा रखना होगा। बीच में देखिए टेक्नोलॉजी बहुत सोफिस्टिकेटेड है इनकी, पर ये अपना ध्यान बाकी चीजों में लगा लिए थे। दे डिड नॉट वांटेड टू डेवलप अप देयर डिफेंस, बट नाउ द टाइम इज हाई, दे मस्ट डेवलप इट। Any grain initiative that isolates Russia is bound to fail. So this is, I would like to put it into international order वाला थीम। इंटरनेशनल ऑर्डर का थीम निकालिएगा सब लोग। इंटरनेशनल ऑर्डर के थीम समझिएगा। टर्की ने एक बहुत अच्छी बात बोली। टर्की ने बोला है कि जो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव है, ये क्या है आपको पता होना चाहिए। तो ब्लैक सी के रास्ते आपका, द ब्लैक सी के रास्ते आपका यूक्रेन से एक्सपोर्ट होना है सारा प्रोडक्ट। अभी तक रशिया ने इसको अलाउ किया था और ये लैप्स कर गया है। अब तो एक कुछ दिनों का इन्होंने अलाउ किया था, फिर ये लैप्स कर गया है। अब रशिया इसको अलाउ नहीं कर रहा है। टर्की सेज दैट कि अगर आप अकेले ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव करना चाहते हो विदाउट टेकिंग रशिया इनटू कॉन्फिडेंस, तो ये संभव नहीं है। रशिया डिमांड्स दैट कि मुझे भी अपने फर्टिलाइजर मार्केट को, एग्रीकल्चर मार्केट को सैंक्शन फ्री करना है, इसको भी ओपन करो, तब मैं जाके ये ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव खोलूंगा। ये डिमांड है रशिया की और ये डिमांड वेस्टर्न कंट्रीज मान नहीं पा रही हैं, इसीलिए ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव आगे बढ़ नहीं पा रहा। और आपको बता दें तबाही हो रही है, क्योंकि ब्लैक सी यूक्रेन से प्रोडक्ट जाते थे वेस्ट में, जाते थे अफ्रीका में, जाते थे गल्फ में, और ये सब अभी बंद पड़े हुए फिलहाल या बहुत कम हो चुके हैं, जिससे वहां पे फूड सिक्योरिटी का इशू बना हुआ है। नाउ दिस इज द टाइम दैट वेस्ट मस्ट अंडरस्टैंड कि रशिया को आपको कहीं ना कहीं हैंड ट्विस्ट जो आप कर रहे हैं वो नहीं करना होगा। अगर आप करते हैं तो इसमें दोनों तरफ की बर्बादी है और बहुत बुरा इस समय हालत चल रहा है। तो ब्लैक सी कॉरिडोर को बनने दीजिए। स्टार्ट तभी होगा जब आप रशिया के ऊपर सैंक्शन हटाएंगे और यूक्रेन को तब पूरा मौका मिलेगा कि वो भी अपने आप को ग्रो कर सके। दिस इज व्हाट टर्कीज प्रेसिडेंट रेसेप ताइयप एर्डोगन हैज सेड, अ वेरी वैलिड थिंग एंड अ वेरी लॉजिकल थिंग ऑल्सो। सो दैट वुड द लास्ट न्यूज आइटम दैट आई फाउंड टुडे। बाकी एडिटोरियल तो पूरा पॉलिटिकली आया हुआ था आज का। उम्मीद है आपने इजीली या चीजों को समझ लिया होगा। कल मिलते हैं आपसे फिर करंट चाचा में ही। आपको बता दें कि हमने अपनी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी, प्रीलिम्स और मेंस, और दोनों को ही ज्वाइन कर सकते हैं आप सीएमसी कोड पे। प्रीलिम्स 4999 का है और मेंस आपका 14999 का है। इन दोनों में फायदा क्या है, कंप्लीट कवरेज होगा, करंट अफेयर्स भी मिलेगा आपको, इसका डिस्कशन भी होगा आपके साथ और सारा मॉडल आंसर भी मिलता रहेगा। साथ ही में ईएमआई में भी आप ले सकते हैं, तो सीएमसी कोड याद रखिएगा और ईएमआई फैसिलिटी अवेलेबल है। प्लस हम लोग ओल्ड राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, प्लस वी आर नाउ एट पुणे ऑल्सो। तो आप सभी का स्वागत है जब भी आप वहां पे आना चाहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद। और निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, जो निरंतर है वही सफल है। आपको बस निरंतर रहना है, सफलता खुद आपके पास में आ जाएगी। धन्यवाद।